मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। और कैसे हैं सब आप लोग? अच्छे हैं? ठीक है, बैठ जाइए आराम से। देखिए, कल के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा एसिड बेस सॉल्ट का दूसरा लेक्चर है। हम आपको पिछले क्लास में एसिड के बारे में सब कुछ लगभग बता ही दिए थे और हम आपको ये भी बता दिए थे कि जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बताइए, ये तो कह रहा है कि जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन तो होता है, ठीक है, कंफर्म है। लेकिन जितने भी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है वो सब एसिड नहीं होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह है कि जितना एसिड है ना, पक्का है कि उनमें हाइड्रोजन होगा, लेकिन और भी कई कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या वो सब एसिड है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ गए? जैसे देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। देखिए इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना? है। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है ना? इनमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये लोग एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते हैं। भाई ऐसा का है? मतलब एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, अब बाकी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन है फिर भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। ऐसा नाइंसाफी का है भाई। इसलिए कि देखिए, जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो आपको पता है कि डिसॉल्व होने के बाद एसिड जो है हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है या और भी कोई आयन में टूट जाता है, ठीक है ना? लेकिन यह तो है कि कोई भी एसिड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक आयन हाइड्रोजन आयन तो होगा, ठीक है, बाकी कोई और आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि देखिए ग्लूकोज और अल्कोहल इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनका हाइड्रोजन जो है वो सेपरेट नहीं होता है, अलग नहीं होता है। मतलब हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन के रूप में सेपरेट नहीं हो पाता है, अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एसिडिक बिहेवियर जो होता है एसिड का, वो तो हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस के चलते होता है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन आयन अलग होगा ही नहीं तो एसिडिक बिहेवियर शो कहां से करेगा मेरे भाई? समझ गए? तो यही कह रहा है यहां पे। देखिए ये और लाइन हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है कि टू शो ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। तो आप हमको शो करके बताइए, प्रूफ करो कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं है। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट को शो करके देखते हैं। देखिए यहां पे आपको एक फिगर दिखेगा जिसमें एक एक्सपेरिमेंट होगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक ठो बीकर होगा, खाली बीकर, उसमें रबर के कॉर्क में, मतलब रबर का कोई भी चीज होगा यार, उसमें दो ठो नेल, लोहा का, आयरन का नेल उसमें फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उस दोनों नेल को वायर से कनेक्ट करके उसमें जो है एक बल्ब फिट कर दिया जाएगा और उस सर्किट को एक 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बारी बारी से देखिए 4 सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा सॉल्यूशन है? तो एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है अल्कोहल, ठीक है। तो जब इस बने बनाए बीकर में हमने क्या डाला? HCl सॉल्यूशन डाला, मतलब कि उसमें वाटर का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि हमने एसिड को वाटर में मिला दिया है, मतलब कि एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है। तो जब हमने सर्किट को क्लोज करके और जब हमने HCl डाला तो हम ये पाए कि बल्ब जल गया। तो भाई बल्ब कैसे जल गया? इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन था एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, तभी ना बल्ब जल गया। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, मतलब एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। फिर क्या हुआ? दूसरे बीकर को हम लिए, उसमें अब हमने डाला ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला। जब ग्लूकोज का सॉल्यूशन हम डाले ना तो देखे कि बल्ब जला ही नहीं। तो बल्ब नहीं जला, जबकि हमारा सर्किट क्लोज था, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब है
कि ग्लूकोज सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब हम तीसरे बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डाल ही चुके थे पहले, अब हम डाल रहे हैं तीसरे बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालें बल्ब फिर जल गए। तो जब बल्ब फिर से जल गया तो हमको क्या समझ में आया कि भाई ये भी तो एसिडिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि एसिड सॉल्यूशन जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब हमने चौथे बीकर में फिर से अल्कोहल को डाला। जब हम अल्कोहल को डाले बल्ब फिर नहीं जला। भाई क्या समझ में आता है आप लोग को, बताइए। आप लोग के पास कुछ दिमाग तो होइबे करेगा, है ना, खाली तो होगा नहीं। इसलिए नहीं जला कि वो अल्कोहल सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाया। ओ माय गॉड, तो अब क्यों नहीं हो पाया, तो अब समझिए। देखिए, जब हमने एक्सपेरिमेंट वो वाला किया, जब हमने HCl और H2SO4 सॉल्यूशन को जब हमने बीकर में लिया तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो गया, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ ही नहीं। क्यों? इसका कारण यह है सिर्फ और सिर्फ आयन का प्रेजेंस। समझ गए? देखिए, कह रहा है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर वो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उनमें H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। और आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस का होना जरूरी है, और एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहता है या और भी कुछ आयन प्रेजेंट रहते हैं जो कि फ्री होते हैं, और फ्री आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है बात? देखिए, हमने क्या किया भैया, HCl ले लिया था, ठीक है ना। इसका जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जब पानी में इसको डिसॉल्व किया तो HCl टूट गया हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। देखिए, मेरे पास दो आयन मिल गया, है ना, और दोनों का दोनों फ्री आयन है ना। और जब फ्री आयन है तो भाई इनमें क्षमता तो होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देने की। समझ गए? इनमें क्षमता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। वैसे ही H2SO4 जब ये टूटा होगा तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूटा होगा। जब इनके पास फ्री आयन है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा कि नहीं कराएगा? बिल्कुल कराएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दिया। HCl और H2SO4 इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दिया। क्लियर रहेगा बात? ओके। लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन जो है, इनमें आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन जो है ये टूट करके अलग नहीं हो पाते हैं। मतलब जो हाइड्रोजन ग्लूकोज और अल्कोहल में प्रेजेंट है वो टूट करके हाइड्रोजन आयन नहीं बन पाता है, जिसके चलते उनमें फ्री आयंस होते ही नहीं हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट कराएगा रे भाई? तो समझ लीजिए, आपको पता है कि यहां पे लिखा भी हुआ है कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ H+ आयन और अनदर आयन इन अल्कोहल एंड ग्लूकोज दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब आप समझ गए कि अल्कोहल और ग्लूकोज में किसी प्रकार का आयन मौजूद न रहने के चलते इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, यहां पे यही चीज लिखा हुआ है कि ग्लूकोज और अल्कोहल में H+ आयन का एब्सेंस था या कोई और भी आयन का एब्सेंस था, समझ रहे हैं ना, जिसके चलते अल्कोहल और ग्लूकोज से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? तो देख रहे हैं H+ आयन का खेल कितना है। एसिड का एसिडिक बिहेवियर भी डिसाइड कर रहा है H+ आयन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी डिसाइड कर रहा है H+ आयन। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से देखिए कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, समझ रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम प्योर वाटर, उसमें किसी तरह का कोई मिनरल, कोई सॉल्ट मौजूद है ही नहीं, उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। डिस्टिल्ड वाटर आप जानते करते हैं, जो पानी बैटरी में डलाता है या फिर जो पानी चढ़ता है एकदम प्योर होता है, उसमें किसी तरीके का कोई भी सॉल्ट वगैरह मौजूद नहीं होता है, जिसके चलते उस डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वहीं आइए रेन वाटर पे, बारिश का पानी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा वो? पूछिएगा कैसे? तो एक बात बताइए कि आज हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पोल्यूशन है? व्हीकल चल रहा है उसका धुआं,
फैक्ट्रीज चल रहे हैं उससे जो धुआं निकल रहा है चिमनी से, जो स्मोक निकल रहा है चिमनी से, वो सब हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है। जब रेन वाटर बरसता है तो मान लीजिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये रेन वाटर के साथ मिलकर के जानते हैं कार्बोनिक एसिड बना लेता है। सल्फर डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रेन वाटर के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड बना लेता है। तो अब आप खुदे बताइए कि जब एसिड बन गया और वाटर के साथ डिसॉल्व हो ही गया तो आयन सेपरेट नहीं हो जाएंगे, आयन जो है टूट करके अलग नहीं हो जाएंगे। तो जब रेन वाटर में आयन मौजूद हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो तुम बाबू गरीब नवाज, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर में किसी तरह का आयन मौजूद नहीं है जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन रेन वाटर में आपको आयन मौजूद होते हैं क्योंकि रेन वाटर जो है एसिडिक गैसों के साथ मिलकर के एसिडिक सॉल्यूशन बना लेता है और उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छे से हो जाता है। हमको उम्मीद है कि ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एसिड के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। समझिए, कह रहा है कि एसिड जो है अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर के एब्सेंस में शो नहीं करते हैं। क्या मतलब हुआ कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही शो कर सकते हैं, एब्सेंस में नहीं। मतलब एसिड जो है अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं है तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। समझ गए ना? यही चीज लिखा हुआ है, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आपको पता है ना बाबू, एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है, क्यों शो करता है? पहले तो समझिए कि क्यों शो करता है। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर इसलिए शो कर पाता है क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। याद रहेगा आपको? आपको तो अब याद हो गया होगा कि एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर होता है किसके चलते होता है? हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस के चलते होता है। क्लियर है बात? और हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होगा जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। समझ गए? तो यहां तो आपको साफ पता चल रहा है कि भाई वाटर का एब्सेंस होगा, वाटर होगा ही नहीं, H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा ही नहीं, तो एसिडिक बिहेवियर कहां से शो करेगा? नहीं कर पाएगा ना शो। समझ गए? तो वही चीज देखिए हमने लिखा है कि एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इन इट। मतलब कि H प्लस आयन के चलते ही किसी एसिड का एसिडिक बिहेवियर शो होता है। ठीक है? और H प्लस आयन तभी प्रोड्यूस होता है जब वाटर का क्या हो? प्रेजेंस हो। क्लियर है बात? ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि आप बताइए कि सही में वाटर के एब्सेंस में एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाता है? तो देखिए एक हम एक्सपेरिमेंट से आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है? यहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट शो हो रहा होगा। ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट बताएगा कि वाटर के एब्सेंस में एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। क्या करना है? आपको एक बीकर ले लेना है, इस बीकर में NaCl ले लेना है, नमक। ठीक है ना? अब इसमें क्या करना है कि आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, थोड़ा सा डाल देके, और इस बीकर को जो है ना टाइटली रबर कॉर्क से पैक कर देंगे। लेकिन इस रबर कॉर्क के बीच में एक पतला सा डिलीवरी ट्यूब होना चाहिए। ठीक है? थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जब नमक मतलब NaCl और H2SO4 का जब रिएक्शन होगा ना तो HCl गैस बाहर आने लगेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर आने लगेगा। ठीक है? जब गैस बाहर आने लगा है तो इस गैस के सामने आप ना ड्राई लिटमस पेपर ले जाइए। ड्राई वो भी कैसा कलर वाला? ब्लू लिटमस पेपर ले जाइए। ठीक है? ब्लू वाला ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एसिड बिहेवियर अगर रहेगा तो एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब आप ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ले गए ना तो देखिए कि कलर में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं। ठीक है? लेकिन जब हमने लिटमस पेपर को बदल दिया, अब हमने क्या किया ना कि लिटमस पेपर को ना वाटर में डिसॉल्व करा दिया, भिगा दिया, मतलब वेट ब्लू लिटमस पेपर ले गए। जब वेट ब्लू लिटमस पेपर ले गए ना तो देखें कि जो ब्लू लिटमस है ना ये चेंज कर दिया अपना कलर, चेंज कलर टू रेड। ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो गया? रेड हो गया। और आपको पता है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को कैसा कलर में चेंज कर देता है? रेड में। अब सोचिएगा कैसा क्यों हुआ? तो देखिए जब HCl गैस निकल रहा था
तो जो हमने वेट ब्लू लिटमस पेपर लिया था, सबसे पहले ये HCl गैस जो है इस वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के HCl एसिड बनाया, ठीक है। और क्या हुआ कि जब ये HCl एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, तब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है टूट करके आपको हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया। तो जब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट ही गया, जब फ्री आयन मौजूद हो ही गए, प्रेजेंट हो ही गए, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन सेपरेट हुआ होगा, अलग हुआ होगा, और हाइड्रोजन आयन जहां आया एसिडिक बिहेवियर शो हो गया, और एसिडिक बिहेवियर शो होने के चलते ही ब्लू लिटमस रेड में बदल गया। समझ गया बात? तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा कि बिना पानी के एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता ही नहीं है। पानी में डिसॉल्व होने के बाद ही एसिड हाइड्रोजन आयन सेपरेट करते हैं। क्लियर है बात? हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन यहां थोड़ा सा कुछ और बात है जो अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का एक तरह से समझिए तो ये डिफरेंस हमने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इसको समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि जो एसिड आप पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है? करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हम जानेंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड वीक है? देखिए, क्या होता है कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तो जो एसिड एकदम कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब है कि आयन पूरे तरीके से कंप्लीटली एकदम अलग अलग आयंस में टूट जाए, तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसिड को ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मतलब ऐसा एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज होके बड़ी संख्या में H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड तो भैया HCl, HNO3, H2SO4 है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? तो HCl है, याद रखिएगा। और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना भाई, वो मेटल्स के साथ या मेटल के कार्बोनेट के साथ या मेटल के बाइकार्बोनेट्स के साथ काफी तेजी से रिएक्ट करेगा। मेटल वगैरह को क्या करेगा ना, जल्दी इटेन अप कर जाएगा, जल्दी उनको घिस के मतलब खिया के खत्म कर देगा। समझ गए? बहुत जल्दी रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड, किनके साथ? मेटल के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। क्लियर है बात? अच्छा, अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो जितना मात्रा में आयंस का कंसंट्रेशन रहेगा उतना ही ज्यादा मात्रा में ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। समझ गए? अब स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, तो जब बहुत ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। समझ गए ना? अच्छा, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? तो ऐसा सॉल्यूशन जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, समझ गए ना, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कह ही सकते हैं भाई। समझ गए? जस्ट इसका ऑपोजिट है, यहां देख लीजिए, जो वीक एसिड होता है ना, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, आधा अधूरा ही आयोनाइज हो पाता है, और जिसके चलते हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। समझ गए बात को? अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एसेटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सल्फ्यूरस एसिड, ये सब जो भी है, सब का सब वीक एसिड है। समझ गए? और वीक एसिड है तो ये वीक एसिड मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ काफी स्लोली रिएक्ट करते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि वीक एसिड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसके चलते इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होती है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही लो है तो इनको हम
वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ गया ना बात? अब है कि हम देख लेते हैं कि मिनरल एसिड का यूज क्या है। तो आइए अब हम जान लेते हैं मिनरल एसिड के यूज के बारे में कि आखिर मिनरल एसिड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जब कभी भी एक मेटल पे जिंक का लेयर चढ़ाना हो या किसी और चीज का लेयर चढ़ाना हो, उससे पहले हमको मेटल को साफ करना पड़ता है। समझ गए? उस मेटल पे अगर ऑक्साइड का लेयर, कोई परत जमा हुआ है, उसको हटाना पड़ता है, तो उसको हटाने के लिए हम HCl का ही यूज करते हैं। समझ गए? तो वही है रिमूव ऑक्साइड लेयर बिफोर गैल्वेनाइजेशन। समझ गए? मतलब ऑक्साइड का लेयर है किसी मेटल पे, उसको हटाना है तो आप HCl का यूज कर लीजिए। ठीक है। हमारे स्टमक में, पेट में भी कौन सा एसिड? HCl ही पाया जाता है। इसके बाद कॉमन सॉल्ट के प्यूरिफिकेशन में HCl का ही यूज किया जाता है ना? कॉमन सॉल्ट, नमक, उसके प्यूरिफिकेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। ठीक है। और जो एसिड का यूज है, देखिए यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा। समझ गए ना? इसमें नोट्स हैं कहाँ कहाँ इसका यूज है, आप इसको भी देख सकते हैं। समझ गए? अब आइए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। कार का जो बैटरिया होता है ना, हो कार के बैटरिया के अंदर जो एसिड डाला जाता है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। इसके बाद एमोनियम सल्फेट नाम का फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। पेंट इंडस्ट्री, डाई इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, इनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। क्लियर है बात? अब आइए नाइट्रिक एसिड। देखिए, नाइट्रिक एसिड से भी एक फर्टिलाइजर बनाया जाता है जिसका नाम है एमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है बात? इसके अलावे इस नाइट्रिक एसिड का यूज एक्सप्लोसिव, बम ब्लास्ट, इस सब में किया जाता है, जैसे कि TNT, फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोल्यून। ठीक है। TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, और डायनामाइट, ये सब बड़े बड़े विस्फोटक हैं। बम ब्लास्ट, पहाड़ उहाड़, पत्थर, इस सब को तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, पहाड़ ये सब उड़ाने के लिए। समझ गए? तो एक्सप्लोसिव में आपको नाइट्रिक एसिड का ही यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखा है इचिंग डिजाइन ऑन मेटल्स। देखिए, मेटल पे ना कई तरह के डिजाइन आप देखिएगा, या शीशा पे, ग्लास पे कई तरह का डिजाइन देखिएगा। वो डिजाइन देने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का ही यूज किया जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, एक एसिड और है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ये जो फॉस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है, जैसे कि किसी के दांत में कैविटी हो जाता है ना, तो उस कैविटी को भरने से पहले दांत को साफ करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का ही यूज किया जाता है। यहां लिस्ट में आपको दिख जाएगा, है ना। इसके अलावे आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स में टैंगी फ्लेवर पाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है। टैंगी फ्लेवर समझ रहा तुम लोग? खट्टा मीठा वाला स्वाद। समझ गए? तो अभी हम जो है इस लेक्चर में हमने एसिड के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया। समझ गए ना? तो इस क्लास का मेन मकसद यही था, हमको ये बताना था कि एसिड का सॉल्यूशन जब भी पानी में बनेगा H+ आयन निकलेगा। H+ आयन ही एसिड का रामबाण है। मतलब H+ आयन के चलते ही एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है या उनका एसिडिक बिहेवियर शो कर लेता है। समझ गए? सारा खेल H+ आयन पे ही है। मैंने यूज भी बता दिया आपको। हमको उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप पढ़िए और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।